Hello student, my name is Ramesh Singh Rathod and you are watching Intensive Tutoring. Today we are going to discuss an important topic of colligative property, that is elevation and boiling point. आज हम डिस्कस करने वाले एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है एलिवेशन, पहले वो समझ लेते हैं। तो पहले डेफिनेशन वाइज समझने के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। उस ग्राफ से इसको समझना थोड़ा इजी हो जाएगा ताकि मैं इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझ सके। तो पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, देखो कैसे बनेगा आपका। सिंपल सी बात है, देखो काफी इजी चीज है, आप इजी वे में इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, कोई डिफिकल्ट टर्म नहीं है। ये आपकी हो जाएगी एटमॉस्फेरिक लाइन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, ये वाला लाइन, ठीक है, ये वाली रेंज है। इधर आपका हो जाएगा वेपर प्रेशर, ये स्केल आपका जो दे रखा वो वेपर प्रेशर का स्केल है। ये वाला स्केल आपका हो जाएगा टेम्परेचर का स्केल, ठीक है, ये टेम्परेचर वाला हो गया। अब हम बात करते हैं सोलवेंट और सॉल्यूशन के लिए। तो देखो ये आपका सॉल्वेंट का और ये आपके सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। ये आपके यहां से स्टार्ट है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए, मिस्टेक मत करना चीजों में, ठीक है, कि छोटे छोटे मिस्टेक से गड़बड़ हो सकती है। अब ये हमने बना दी, ये किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, और ये किसके लिए, आपके सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। और इसके साथ में आपका ये हो जाएगा सॉल्वेंट के लिए TF नॉट और सॉल्यूशन के लिए TF, है ना, TB, सॉरी। यहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, तो ये TB हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा TB, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में डेफिनेशन फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब मैं फर्स्ट बात करता हूँ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की जब डिस्कशन होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट आपका वो टेम्परेचर होगा, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। बॉइलिंग पॉइंट आपकी किसी भी लिक्विड के लिए वो टेम्परेचर होता है जिस पर उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाती है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट आपकी किसी भी लिक्विड के लिए उस टेम्परेचर की वैल्यू है जिसके ऊपर उस पूरे कंप्लीट लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। उसी को हम क्या बोलेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो डेफिनेशन, अब ये जो आपने देखा, अब होता क्या, इसी एग्जाम्पल जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात हमने कर ली है, तो इस सिंपल से कॉन्सेप्ट को समझने की बात है कि अगर मान लो कंटेनर लिया जाए, क्या लेंगे हम, एक ये कंटेनर कहां में ले लिया, इस कंटेनर के अंदर हमने यहाँ पे क्या मिला दिया, ये तो हमारा क्या सॉल्वेंट है ना, तो सॉल्यूशन नहीं बनाया, इसके ऊपर हमने ये मिला दिया सोल्यूट। क्या मिला दिया, सोल्यूट। सोल्यूट का नेचर कैसा है, नॉन वोलेटाइल, ओके, नॉन वोलेटाइल नेचर का हो गया सोल्यूट आपका। और सोल्वेंट आपका नॉर्मली वोलेटाइल नेचर के, सोल्वेंट की तो डिस्कशन होता ही नहीं, वो आपके वोलेटाइल नेचर का ही आप लेते हो। तो जब भी आप किसी वोलेटाइल नेचर वाले सोल्वेंट में या फिर किसी भी नॉर्मल सोल्वेंट में सोल्यूट कैसा मिला देते हो, नॉन वोलेटाइल नेचर का, मतलब जो वेपर स्टेट में नहीं कन्वर्ट हो सकता है, या फिर होगा तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने के बाद में होता है। तो ऐसा कोई सोल्यूट अगर आप इस सोल्वेंट के अंदर मिक्स करते हो तो जो सोल्यूशन बनेगा, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसके लिए आपको अगर उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाके कंप्लीट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों आपके क्या होंगे, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करोगे, अगर आप उसको गर्म कर रहे हो या टेम्परेचर दे रहे हो तो ओनली सॉल्वेंट आपका वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, सॉल्यूट नहीं। तो आपको क्या करना, कंप्लीट सॉल्यूशन का अगर मान लो आपको क्या करना है, उसका वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है, वेपर प्रेशर क्रिएट करना है, तो वहां पर आपको उसको वेपर में कन्वर्ट करना जरूर। और वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कंप्लीट इस पूरे सॉल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, या फिर आपको ज्यादा इसको टेम्परेचर आप प्रोवाइड करवाते हो तो उस कंडीशन से क्या हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की रेंज तक पहुंच जाता है। तो ये जो आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज किया, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर से टर्म को समझने की कोशिश कीजिए। जब भी किसी क्लोज कंटेनर, सिंपल से कंटेनर में क्या करो आप, ऐसा कोई एक सोलवेंट, तो कौन सा नॉर्मल सोलवेंट आप काम में ले रहे हो, लेकिन उसके साथ में
अगर आप ऐसा सोल्यूट काम में लेते हो जिसका नेचर कैसा है, नॉन वोलेटाइल नेचर का है, ये सोल्यूट जैसे आप मिलाते हो उस कंप्लीट सॉल्यूशन का क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर आपको उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत पड़ेगी। और जब भी आप ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही है, मतलब आप बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर रहे हो, और जैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया इसी को हम बोल देते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हम पहले इसके लिए डेफिनेशन देख लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिर हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल में इसके डेरिवेशन का भी डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट इसमें हो जाएगा, देखो डेफिनेशन क्या है। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट की रिगार्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट is the temperature at which the vapor pressure of liquid become equal to atmospheric प्रेशर। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन हुई बॉइलिंग पॉइंट के लिए। बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट आपका वो टेम्परेचर हो जाएगा जिसके ऊपर अगर आप उसको क्या कर रहे हो, जैसे आप बॉइलिंग पॉइंट आपका वो टेम्परेचर हो जाएगा जिस पर हीट देने से वेपर प्रेशर कहां पहुंच जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का डेरिवेशन की डेफिनेशन में डिस्कस कर लिया। अब डेफिनेशन के बारे में देखो, डिस्कशन इसमें थोड़ा बहुत इस डायग्राम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग होता है। कैसे होता है देखो, जब मैंने पहले कहा था जो आपने सोलवेंट काम में लिया वो तो वोलेटाइल नेचर का होगा, दैट मींस उसका क्या हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट तो कम होगा, क्योंकि आप कम टेम्परेचर दोगे तो भी वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की सीरीज तक या फिर उस रेंज तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो सोल्यूट आपने मिला है जो कैसे नेचर का है, नॉन वोलेटाइल नेचर का है, उसकी वजह से कंप्लीट सोल्यूशन का क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसकी वजह से हमें इतना टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता है। तो ये जो गैप बीच में आया ना, इतना टेम्परेचर आपने बढ़ाया तब जाके वो रेंज कहां तक पहुंची, उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ है उसका वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ बना रखा है सिर्फ इसी चीज को शो करने के लिए दे रखा है कि पहले आपके कम टेम्परेचर पर ही आपको सोलवेंट तो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा था, उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। लेकिन सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। किसके टर्म में, किसके इक्वल होने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होने के लिए। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है टेम्परेचर का, वो क्या डेल्टा टीबी आपका, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट करता है। ठीक है, और टी आपका टेम्परेचर के लिए। तो ये मैं इक्वेशन इससे मेंशन कर सकता हूँ। क्या इक्वेशन मेंशन कर सकता हूँ, यहाँ से देखो, जो हमारा डेल्टा टीबी है वो हमारे किसके प्रोपोर्शनल है। देखो, अगर मान लो मैं यहाँ डेल्टा टीबी की बात करता हूँ, प्रेशर की एक वैल्यू यहाँ पर आएगी, प्रेशर की एक वैल्यू यहाँ पर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम, बट वेपर प्रेशर के रिलेट में भी एक टर्म आ जाएगी, तो प्रेशर का भी कहीं कहीं डिफरेंस आएगा। तो ये प्रेशर वाला जो टर्म है उसके लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा पी। चेंज इन प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, आपके चेंज इन टेम्परेचर। जितना आप टेम्परेचर में चेंज करोगे प्रेशर उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है। कम टेम्परेचर था तो प्रेशर की वैल्यू कम थी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक नहीं पहुंचा था। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे उस वेपर प्रेशर की रेंज कहां तक पहुंच जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो फर्स्ट चीज तो हमें समझ में आ गई, टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गई, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड जो कंक्लूजन इस ग्राफ से मिलता है हमें, एक हमने आई थिंक ये चलो ग्राफ का कंक्लूजन सिंपल सा इतना सा मिल गया हमें, लेकिन जो सेकंड जो चीज थी डेल्टा पी, अगर आपने लास्ट वीडियो अगर हमारा देखा हो जिसमें हमने बात की थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो ये जो आपके पास में जो टर्म थे ना, जो डेफिनेशन हमने पहले भी समझा दी थी, अगर आपने नहीं देखे हो तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर उस टर्म की कहाँ जरूरत पड़ गई। तो यहाँ पे जो डेल्टा पी दे रखा होता है, ये डेल्टा पी आपके कहेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाली टर्म है, तो यहाँ पर हमें उससे रिलेट करना पड़ेगा। तो क्या था आपका ये डेल्टा पी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाले टर्म से रिलेट कर देते हैं इसको। तो बाय रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डेल्टा पी जो आपका है, डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू वैल्यू सीधी आपकी आ जाएगी, डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, मतलब आपके क्या था
एक्स बी के इक्वल था, उसके अंदर हमने मेंशन किया था ये आपका जो एक्स बी आपका क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी ए नोट माइनस पी डिवाइड बाय पी ए नोट इज इक्वल टू एक्स बी, ये वाली टर्म थी आपके वहां पर, ठीक है। तो सेम ये पूरा टर्म आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि डेल्टा टी भी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एक्स बी के ही प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि डेल्टा पी भी किसके प्रोपोर्शनल था, एक्स बी के। तो यहाँ हम सिंपल से टर्म को रिलेट कर देते हैं, कुछ ज्यादा डिफिकल्टी वाली बात है, आपको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप उसको शॉर्ट टर्म में मेंशन कर सकते हैं, मतलब आपका इतने से में काम हो जाएगा। दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अगर डेल्टा पी किसके प्रोपोर्शनल, एक्स बी के प्रोपोर्शनल है, और डेल्टा टी भी किसके प्रोपोर्शनल है, डेल्टा पी के। इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लो इसको। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, डेल्टा टी भी जो होगा वो हमारा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एक्स बी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दैट मीन्स अब क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा आपका, दोनों इक्वेशन से डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी हो जाएगा। और जब भी आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता, वो हमें मेंशन करना पड़ता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू स्मॉल के एक्स बी। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू पुट करनी, जो हमने लास्ट टर्म में भी डिस्कस की थी, मोल्स के टर्म में, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ही दे रखा है ये, तो मोल्स के टर्म में बात कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स बी की वैल्यू सेपरेट लिख देता हूँ एक बार, उसके बाद यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स बी आपका क्या होता था, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। दैट मींस क्या हो जाएगा, इन मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, Na के लिए भी ऐसे कर दोगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये है ना, ये वाला टर्म आ जाएगा, प्लस उसके साथ में आपका आ जाएगा सेक Nb वाला है तो Wb डिवाइड बाय Mb। ओके, अब देखो एक टर्म हमने उसमें भी डिस्कस की थी, क्योंकि देखो ये वाली वैल्यू कहीं ना कहीं क्या है, कम है, या फिर सोल्यूट हमेशा क्या होता है, सोलवेंट के रेफरेंस में कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसका अमाउंट हमेशा क्या होगा, इससे लेस होगा। तो इस वाली टर्म को हम क्या कर सकते हैं, आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, इसको हटा सकते हो, ठीक है। ये वाली टर्म तो हट जाएगी, आपके बचेगा आपके सिर्फ ये वाला टर्म, ठीक है। तो जब ये वाली टर्म तो आपकी नेग्लेक्ट हो गई, ये वाली टर्म बच जाती है। ये रीजन भी मैंने लास्ट वीडियो में समझा दिया था कि केवल यही वाली, इसी नीचे वाली टर्म को ही हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, ना कि ऊपर वाली टर्म को नेग्लेक्ट, क्योंकि ये आपके किसमें है, मल्टीप्लाई डिवाइड वाली कैटेगरी में आती है, तो इसको आप हटा नहीं सकते हो, बट ये प्लस माइनस की है। अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल फिर से देना चाहूँ, अगर 1000 में अगर आप 1 ऐड करते हो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 1000 से 1 माइनस भी करते हो तो ज्यादा डिफेक्ट या फिर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो उसमें क्या समझ में आया हमें कि ये प्लस माइनस करने से वैल्यू में ज्यादा वैल्यू फर्क नहीं आने वाला है, तो उससे कोई इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, WB डिवाइड बाय MB, WB डिवाइड बाय MB डिवाइड बाय WA डिवाइड बाय MA, ठीक है। ये वाली टर्म नेग्लेक्ट कर दी हमने, क्यों कर दी, रीजन आप लिख सकते हो, बिकॉज WA डिवाइड बाय MA इज वेरी वेरी ग्रेटर देन WB डिवाइड बाय MB। ओके, इस वजह से हमने क्या किया, इसको नेग्लेक्ट कर दिया इस वाली टर्म को। अब अपने पास में बचा WB डिवाइड बाय MB डिवाइड बाय WA डिवाइड बाय MA, इसको आप सोल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, XB इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आप यहाँ आगे मेंशन कर दो ताकि आपको प्रॉपर इसको हटा दे, तब ग्राफ की वैसे भी जरूरत नहीं है, आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा XB इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका WB डिवाइड बाय, इस टर्म से लिखना है ना, MB मल्टीप्लाई बाय MA डिवाइड बाय WA, ठीक है। ये वाली टर्म किसकी होगी, XB की। अब इस XB की वैल्यू पुट कर दो, सीधी आपको कहां रखनी है, यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट करोगे इस वाली इक्वेशन में, डेल्टा TB इज इक्वल टू KXB, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है आपको, तो क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 मेंशन कर दो, क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 से देखो, डेल्टा TB इज इक्वल टू KXB
के एक्सपी की वैल्यू कितनी, ये वाली पुट करो जल्दी से, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के टीबी की वैल्यू आपके एक्सपी की वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एम बी मल्टीप्लाई बाय एम ए डिवाइड बाय डब्ल्यू ए। अब देखो यहाँ पर एक चीज देखने लायक है, वो आप मतलब आराम से समझ सकते हो, डिफिकल्ट टर्म नहीं है। अगर मान लो मैं यहाँ से एम ए की टर्म को हटा देता हूँ, मतलब ये वाली टर्म आपके हट जाती है, ये वाली टर्म आपके गायब कर देता हूँ, यहाँ से हट गई सपोज करो, बाकी क्या बचता है डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी डिवाइड बाई डब्ल्यू ए। मतलब कहीं न कहीं ये मोलरिटी को शो कर रहा है ना। मोलरिटी कैसे, डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर यही आता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट। डब्ल्यू ए क्या होता है, मास ऑफ सोलवेंट होता है। तो आपका देखो वही टर्म बनती है, अगर आप डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी डिवाइड बाई डब्ल्यू ए की टर्म को देखते हो तो ये मोलरिटी की टर्म ही बनती है। ये आपके कंप्लीट हो गया मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, तो ये वाली टर्म एक्स्ट्रा है तो इसको आप आगे मेंशन कर दो, बाकी वाली टर्म आपके मोलरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट मीन्स डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा के एम ए, ये वाली टर्म तो आपने सेपरेट कर ली, और बाकी आपका क्या बच गया डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एम बी मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना, ये तो ऊपर हो गया, और नीचे ओवरऑल में क्या मास ऑफ सोलवेंट, दैट मीन्स डब्ल्यू ए। ये वाली टर्म बन गई है। अब हम इसको मोलरिटी में, स्मॉल एम में मोलरिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एम में, तो इसको रिप्रेजेंट कर देंगे हम स्मॉल एम में। दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, और यहां पर एक और चेंज करना पड़ेगा, ये जो के एम है आपका है कैपिटल के एम ए नहीं है, स्मॉल के डॉट एम ए। इसको पूरे को कंप्लीट को कांस्टेंट, इसको पूरे कंप्लीट को एक कांस्टेंट मान लेते हैं जो हमने के बी मान लिया है ना, के बी मान लो, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, के बी मान लिया इसको। यहाँ पे आप सिंपल सा कैपिटल के बी इसको एज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डॉट, और ये पूरा क्या हो गया मोलरिटी, क्या हो गया मोलरिटी। तो ओवरऑल एक्सप्रेशन मेरे पास में क्या आ गया डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी डॉट एम, जहां पर क्या है, अब आप इस पे वैल्यू मेंशन कर सकते हो कि आपने किस किस को क्या क्या लिया है, वेयर एज के बी इज इक्वल टू के एम ए, और ये वाला तो आपका मोलरिटी वाला कॉन्सेप्ट तो है ही, ठीक है, ये वाली तो मोलरिटी सिंपल से मैंने समझा दी है, मोलरिटी होती है। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन बन गया डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी डॉट एम। तो आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की कैलकुलेशन जब भी करनी होती है तो ये आपके डेरिवेशन वाला पोर्शन है, कंप्लीट आपका फाइनल एक्सप्रेशन आता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी डॉट एम। अब हम बात करते हैं जब मैथमेटिक वैल्यूज की बात की जाती है, या फिर जब भी आपको कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास की बात की जाती है, मतलब मोलर मास आपको कैलकुलेट करना पड़ता है सोल्यूट के लिए, क्योंकि इन टर्म में हमेशा मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में भी कि हम यहाँ पर मोलर मास की ही कैलकुलेशन करेंगे, मतलब एक्स बी की कैलकुलेशन करेंगे। अब इसमें एक्स बी तो नहीं है ना, या फिर आप यहाँ पे एम बी की, मतलब मेन आपका होता है मोलिकुलर मास, मतलब एम बी की बात करें तो एम बी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एम बी तो अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे फिर से इसको एक्सपेंड करते हैं टर्म को, ताकि हमें चीजें मिल जाए इजी वे में। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया, तो इसको हटा देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हटा देते हैं यहां से। देखो लास्ट इक्वेशन क्या बनी थी हमारी, इसको भी हटा दो, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इक्वेशन बनी थी आपकी डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी एम, ठीक है। एम को फिर से मोलरिटी वाली जो टर्म हमने लिखी थी एज इट इज वापस लिख दो, तो क्या हो जाएगी डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी, यहाँ पे मोलरिटी वाला जो टर्म था वो लिख दो जल्दी से, क्या हो जाएगा मोलरिटी वाली टर्म, मोलरिटी में हमने क्या लिखा डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी, डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी ओवरऑल डिवाइड बाई डब्ल्यू ए, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है यहाँ पर आपका जो मास ऑफ सोलवेंट आया है वो किसमें हमने ओवरऑल जो कैलकुलेशन करते हैं ग्राम में ही होगा, लेकिन हमें ग्राम में कभी भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। जब भी मोलरिटी की बात आती है मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, केजी में मेंशन किया जाता है, किलोग्राम में मेंशन किया जाता है। तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 का डिवाइड कर देंगे। किसका डिवाइड करोगे आप, 1000 का डिवाइड करोगे तब जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम के अंदर। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एम बी मल्टीप्लाई बाय 1000, आपका ऊपर चला जाएगा ये 1000, और डिवाइड में क्या जाएगा डब्ल्यू ए। अब यहां से आपको कैलकुलेशन किसकी करनी थी, एमबी की, एमबी यहां आ जाएगा और ये यहां चला जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा
एम बी इज इक्वल टू के बी डॉट डब्ल्यू बी की जगह डब्ल्यू बी लेने वाला मतलब मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा टी बी मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय डब्ल्यू ए। तो ये आपकी कैलकुलेशन होगी मोलर मास के लिए। तो जब भी न्यूमेरिकल आता है आप इस फॉर्मूले से क्या करोगे, कैलकुलेशंस को इजी वे में कर पाओगे ताकि इजी वे में आपका काम हो सके। ठीक है, तो ये कंप्लीट कैलकुलेशन है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के टर्म में। थ्योरी हमने समझा दी है, डेरिवेशन वाला पोर्शन भी हो गया और न्यूमेरिकल पोर्शन आता है तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप उसमें आंसर्स निकाल सकते हो। या फिर टेम्परेचर डेल्टा टीवी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है, तो पहले कितना चाहिए, सोलवेंट के लिए कितना था और सोल्यूशन के लिए कितना था, दोनों का डिफरेंस आप यहाँ अगर मेंशन करते हो तो आपके पास डेल्टा टीवी की वैल्यू होगी। डब्ल्यू ए आपका क्या है, मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, ये आपका मास ऑफ सोलवेंट हो गया। डब्ल्यू बी आपका क्या है, मास ऑफ सोल्यूट है, 1000 तो मैथमेटिकल वैल्यू है। के बी आपका क्या है, के बी आपका कॉन्स्टेंट है और एम बी क्या है आपके मोलर मास ऑफ सोल्यूट है। ठीक है ना, एम बी क्या आपका मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो रिमेनिंग सारी टर्म देखो फिर से सुन लो क्या क्या, देखो मैं लिख देता हूं एक बार ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। देखो एम बी आपका हो जाएगा एम बी मोलर मास ऑफ सोल्यूट। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आपका के बी मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। उसके बाद में डब्ल्यू भी आपका हो जाएगा अमाउंट ऑफ सोल्यूट। देन इसके बाद में डब्ल्यू ए ये आपका हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये 4 टर्म थी, मैंने चारों टर्म इसमें मेंशन कर दी। केबी के बारे में हो गया, डेल्टा टीबी भी आप मेंशन कर सकते हो, या क्या टेम्परेचर डिफरेंस है, या फिर सिंपल सा बोल सकते थे जो ग्राफ में था हमारा दोनों का डिफरेंस जो था। ठीक है, क्या क्या था आपका, डेल्टा टी एफ टीबी इज इक्वल टू, देखो सॉल्यूशन वाली वैल्यू ज्यादा थी, दैट मींस आपका टीबी की वैल्यू ज्यादा है माइनस टीबी नॉट। ओके, तो ये वाली सिंपल सी टर्म हमारे पास में ये क्या टेम्परेचर डिफरेंस है किसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट पोर्शन जो है फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, वो देख लेते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सबसे पहले देखो जैसे हमने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का डेरिवेशन किया था, डेरिवेशन इसका पूरा सेम रहेगा। जैसे देखो लास्ट में एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में क्या डेरिवेशन आया था, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम। ठीक है, यही आया था। इसके अंदर क्या फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, मतलब एफ आने वाला है, तो इसमें फाइनल डेरिवेशन क्या बन जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम। कोई डिफरेंस नहीं, पूरी डेरिवेशन सेम है, कहीं पर भी डिफरेंस नहीं, चेंज नहीं। बस जहां बी था, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट आ गया, अब फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो एफ आ जाएगा। तो बस थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है और इसमें ग्राफ का डिफरेंस आता है। मतलब डेल्टा टीएफ जो आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो ना, डेल्टा टीएफ जैसे मैंने पहले क्या लिखा था, डेल्टा टीबी के लिए टीबी माइनस टीबी नोट, बट डेल्टा टीएफ के केस में हो जाएगा आपका टीएफ नोट माइनस टीएफ। ठीक है, तो ये कुछ चीजें, बस ये एक डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है। पूरा डेरिवेशन एज इट इज आपको वही करना है जो आपने पिछले डेरिवेशन में किया था। तो इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको जल्दी से सोल्व कर लेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि डेल्टा टीएफ की वैल्यू ये होती है, डेल्टा टीबी की वैल्यू
ये होता है, अदरवाइज पूरी चीजें सेम है, आपके लास्ट तक वही कैलकुलेशन वही चीजें रहेगी, कोई चेंज। और एक डेफिनेशन वाइज का थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, एलेबोरेट कर देते हैं थिंग्स की क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बात करते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग, पहले ग्राफ बना लेते हैं इसका भी, देखते हैं ग्राफ आपका बनेगा। बना लेते हैं ये आपका ऊपर वाला हो जाएगा सॉल्वेंट, नीचे आपके हो जाएगा सॉल्यूशन। ओके, यहाँ से आपके ग्राफ के लिए ये हो गया फ्रोजन सॉल्वेंट, ठीक है। ये वाला स्केल हो गया आपका वेपर प्रेशर, ये वाला आपका हो गया टेम्परेचर, और इसके लिए डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमने पहले बता दी थी लास्ट वाले इसमें कि कैसे आपको करना है। यहाँ पर डेल्टा टी एफ डेल्टा टी भी था, यहाँ डेल्टा टी एफ है। ओके, अब देखो डेल्टा टी एफ होने का मतलब क्या हुआ, आपके देखो लोअर वैल्यू किसकी होगी, यहाँ पर कम वैल्यू आपके सॉल्यूशन की होगी और ज्यादा वैल्यू आपकी किसकी हो जाएगी, सॉल्वेंट की। ओके, तो ये सारी कुछ जनरल चीजें, अब इसको समझना कैसे, इसको ग्राफ के पॉइंट मेंशन कर देते हैं, ए बी देन आपका सी पॉइंट अगर मान लो मेंशन करना चाहो सी बी। ओके, देखो अब हमने 4 पॉइंट मेंशन की, ए बी सी डी, ठीक है। अब इस कंप्लीट डायग्राम में आपको ये समझने की जरूरत है ग्राफ कैसे बनाया गया और क्या चीजें इसके अंदर दे रखी है। तो सबसे पहला टर्म आता है फ्रीजिंग पॉइंट। पहले तो ये समझो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन मेंशन कर देता हूं मैं आपको, एक बार क्लियर हो जाए। इट is the temperature at which the vapor pressure of solid and liquid states become सिंपल सी डेफिनेशन मेंशन की है, इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट बिकम इक्वल। मतलब वो फेज या फिर वो वाली कंडीशन है या वो पॉइंट टेम्परेचर का जहां पर आपके वेपर प्रेशर किस किस के लिए, सॉलिड और लिक्विड स्टेट के लिए सिमिलर हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब ये जब फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो जाती है तो हम बात करते हैं ग्राफ की। इस ग्राफ में देखो आपको क्या क्या पॉइंट है, एक तो देगा सी से ए तक का पॉइंट है, ए से बी तक का पॉइंट है और आपका सी से डी तक का पॉइंट है, और 2 टर्म हमारे पास में टी एफ और टी एफ नोट 2 टर्म ये दे रखी है। तो इनको समझ लेते क्या होता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं ए से बी तक के लिए। ए से बी तक आपकी क्या, देखो ए से बी तक आपका सोलवेंट ने जो कौन सी स्टेट में दे रखा है, लिक्विड स्टेट में। कौन सी स्टेट में, ये लिक्विड स्टेट में। और ए से मतलब सी और ए से सी से ए तक का क्या था, फ्रोजन सोलवेंट, और ए से बी तक क्या था, लिक्विड सोलवेंट, ठीक है। ये कौन सी स्टेट में है, लिक्विड। ऐसा मेंशन करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब सिंपल सा समझने वाली बात है, समझ सकते हो आप। ये जमा हुआ है, फ्रोजन है और आपका लिक्विड सोलवेंट है, ठीक है। तो क्या करना है, ए से बी आपका क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट सोलवेंट, वो वाला कर्व देखा, उसका ग्राफ आपका स्लोप ऊपर जा रहा है ना यहाँ पर। और आपका सी से ए तक के लिए देखो क्या है, फ्रोजन स्टेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। सेकेंड टर्म भी क्लियर हो गया। लेकिन अब आपको एक पॉइंट दे रखा है, ये वाला ए पॉइंट, पॉइंट ए। तो यहाँ पर पॉइंट ए क्या है, देखो वो देखते हैं। ए पॉइंट आपकी वो कंडीशन जहां पर देखो सी से ए तक जा रहे हो तो फ्रोजन सोलवेंट है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ए से भी आपका लिक्विड हो चुका है। तो
बी से पीछे चलो ए पे और सी से आगे चलो ए पे। इस स्टेट पर लिक्विड और आपके सॉलिड दोनों स्टेट क्या हो रहे मिल रहे, मतलब यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है। तो आपका ओवरऑल आप समझ गए होंगे। देखो मैंने क्या कहा था फ्रीजिंग पॉइंट के लिए सॉलिड और लिक्विड फेज की या फिर जो भी आपकी सॉलिड लिक्विड फेज है उनका वेपर प्रेशर क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, उसको उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ आएगा, जहाँ ए पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पर देखो फ्रोजन यहाँ से जा रही कैटेगरी और लिक्विड वाली कैटेगरी यहाँ पर दोनों एक पॉइंट पे मीट कर रहे ए पॉइंट पे। तो यहाँ पर जो इसका पॉइंट होगा या फिर जो इसकी टेम्परेचर की वैल्यू होगी वही आपकी इसके लिए क्या हो जाएगी, फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी। दैट मीन्स टीएफ नोट आपका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट फॉर प्योर सॉल्वेंट। मतलब पॉइंट ए क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वो आपका क्या आ गया, ए पॉइंट। अब बात करते हैं सी से डी तक। सी से डी तक हमारा होता है सॉल्यूशन वाला पार्ट होता है, मतलब जब भी आप सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हो तो उसका कौन सा है, सी से डी तक जा रहा है। उस सी से डी तक में देखो यहाँ पर तो हमने देखो लोअर वैल्यू देखो सबसे लास्ट में देखो ये कंप्लीट लिक्विड में ही दे रखा है, जिसकी कोई फेज चेंज हो ही नहीं रही थी। लेकिन यहाँ पर देखो इस जगह पर जब ये सॉल्यूशन बनता है, मतलब फ्रोजन स्टेट में तो क्या है, सॉल्वेंट है और सॉल्यूट आपने कैसा नेचर का मिला दिया, नॉन वोलेटाइल नेचर का। हर कंडीशन में आपको नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का ही कंसिडरेशन करना है। जब भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर रहे हो, जो सोल्यूशन बन रहा है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ आ जाता है आपका, सी पर, क्योंकि यहाँ पर दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम। तो क्या आ जाएगा, पॉइंट सी आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट सी इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज टीएफ। तो ये आपका हो जाएगा टीएफ नॉट। ओके, तो ये सिंपल सा ग्राफ का इलस्ट्रेशन है, ग्राफ ऐसे आपके बनाया गया है। अब ग्राफ के आगे कैलकुलेशन की बात करते हैं। कैलकुलेशन जल्दी से कर लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन आपके एलिवेशन की बॉइलिंग पॉइंट जैसी ही ये सेम है, बस वहां पर टी एफ टी बी था और यहाँ पर टी एफ टी। फ्रीजिंग पॉइंट के लिए एफ मेंशन करोगे तो यहाँ पे एफ आ जाएगा, वहां पे बी था। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं जल्दी से, देखिए जरा। सबसे पहले तो आपका डेल्टा टी एफ किसके इक्वल, किसके प्रोपोर्शनल है, डेल्टा पी के। प्रेशर वाले पॉइंट के सेम उसी की तरह बात कर रहे हैं। और डेल्टा पी आपका किसके प्रोपोर्शनल था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को रिलेट कर दो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। एक्स बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करने से पहले इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के, तो ये आपका एक्स बी की जगह आ जाएगा, यहाँ पर आपका एक्स बी लिख दो एक बार। तो अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या आ जाएगी नेक्स्ट वैल्यू, के, और इसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या चला जाएगा, मोल है ना। तो देखो एन बी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका हो जाएगा एन बी की वैल्यू पुट कर दो जल्दी से, थोड़ा गेप में लिख देते हैं क्लियर आपको समझ में आ जाए। के यहाँ पर एन बी की जगह आप लिख दोगे डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एम बी ओवरऑल डिवाइड बाय डब्ल्यू ए डिवाइड बाय एम ए प्लस डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एम बी। अब इसमें से क्या करना है आपको, इस टर्म को आपको क्या करना है, नेगलेक्ट करना है, जीरो मानना है। तो ये आपकी हट जाएगी, क्यों, क्योंकि इसका अमाउंट क्या होता है, इससे बहुत लेस होता है। आप रीजन यहाँ दे सकते हो, क्या होता है आपका रीजन, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इज वेरी वेरी लेस देन टू डब्ल्यू ए डिवाइड बाय एम ए। तो क्या हो जाएगा, इस केस में क्या करेंगे हम यहाँ पर, डेल्टा टी एफ ये आपका हो जाएगा के डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एम ए ओवरऑल डिवाइड बाय डब्ल्यू ए डिवाइड बाय एम ए। ठीक है, इस वैल्यू को क्या कर दो, सोल्व कर दो, इसको नीचे वाली वैल्यू ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, के डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एम ए मल्टीप्लाई बाय एम ए डिवाइड बाय 3, बी आएगा ना यहाँ पर। तो देखो बी, यहाँ पर बी के लिए बात कर रहे हैं, बी है ना सारी जगह। ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम ए डिवाइड बाय डब्ल्यू ए। ठीक है, यहां तक हमारा सोल्व हो गया। अब इससे आगे की बात करते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू जो आपका के वाली टर्म है, फिर से सेम वैसा वैसा एम ए की टर्म को आगे ले लो, कि एम ए की टर्म का कोई काम नहीं है यहाँ पर। एम ए आपका आगे आ जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा आपका
WB डिवाइड बाई MB मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन WA, जो इसके क्या किसको शो करता है, मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या होगा, कंप्लीट है मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब केजी वाली टर्म में तो फिर कैलकुलेशन वाले 1000 लगा देगा, अभी इसको 1000 में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी तो सिर्फ आपको इसका ये डेरिवेशन वाला फैक्टर कंप्लीट करना है। तो डेल्टा टी इस कंप्लीट वाले फॉर्मेट को मान लेते हैं हम KF, है ना। उसके बाद में ये आपका हो जाएगा स्मॉल m, मोलैलिटी को जो शो करता है, सॉरी मोलैलिटी को, जब आपको मोलैलिटी होगी तो डेल्टा TF इक्वल टू KF डॉट m। m आपका क्या है, यहाँ पे मोलैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमने वैल्यूज के अकॉर्डिंग मेंशन की है, ठीक है। तो ये सेम इक्वेशन वैसे ही है, सेम फाइनल इक्वेशन सेम वैसी है जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में थी, सेम होती हुई आ रही है। किसके लिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बस आपका TF और ये KF वाला डिफरेंस आता है। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल पोर्शन की, तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा, देखो KF वाली वैल्यू, KF को सेम रहने दो, मोलैलिटी को फिर से एक्सपेंड कर दो, क्या बन जाएगा, WB डिवाइड बाय MB मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन WA, फिर से वही देखो, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा केजी में देखा जाता है, यहाँ पर किसमें ग्राम में देगा, इसको 1000 से डिवाइड करके केजी में कन्वर्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF WB डिवाइड बाय MB मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय W। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और यहाँ से आप MB को ले जाओ इधर और इस TF को ले जाओ यहाँ पे, इंटरचेंज कर दो तो क्या बन जाएगा, ओवरऑल ये आपका बन जाएगा डेल्टा टी को तो आप सेपरेट कर दिया ना आपने, MB आपका यहाँ आ जाएगा, MB इज इक्वल टू MB यहाँ आ गया, डेल्टा TF यहाँ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका KF WB डिवाइड बाय डेल्टा TF मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय WA। ये आपके कैलकुलेशन हो गए मोलर मास के लिए, इसके थ्रू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए मोलर मास की कैलकुलेशन आपको इस फॉर्मूले से करनी है। और जहां पर ये सारे पॉइंट देखो, ये सारे तो होगी वो, ये WB आपका क्या होता है, इसका अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, ये आपका अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, डेल्टा TF आपका डिफरेंस टेम्परेचर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट में 1000 आपकी मैथमेटिकल वैल्यूज है, MB आपका क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, और KF आपका क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए जो आपने कांस्टेंट एज्यूम किया था वो वाला आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ये सारे टर्म देख लेते क्या क्या है, बता तो दिए मैंने आपको, बट फिर भी एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो, क्या हो जाएगा देखो, MB आपका हो जाएगा अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सेकेंड आपका KF मोलर फ्रीजिंग मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या है, KF है। WB की बात करते हैं, WB आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, उसके बाद में डेल्टा TF आपका टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है, इसको लास्ट में लिख देंगे, WA इज इक्वल टू आपका हो जाएगा अमाउंट ऑफ सोलवेंट, और लास्ट आपका डेल्टा TF जो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर TF नॉट माइनस TF, है ना। तो ये सारी चीजें आपके सामने रिप्रेजेंट कर दी गई है कि क्या चीजें कैसे होती है। ये कंप्लीट आपका सॉल्यूशन है इसके लिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इससे आगे का जो टॉपिक बच जाता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, वो हम डिस्कस करेंगे हमारे न्यू वीडियो में, क्योंकि उसके बारे में काफी डिटेल, उसकी डेफिनेशन है, उसके कॉन्सेप्ट है, उसके कुछ टाइप्स है, उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, रोंटा फैक्टर भी उससे रिलेटेड, तो पूरा एक कंप्लीट एक लेक्चर बन जाता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, मतलब उसमें काफी सारी चीजें इंक्लूड कर ली गई है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आपका और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
तो अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज इंटेंसिव ट्यूटोरिंग एंड ऑल्सो कीप सपोर्टिंग मी और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन भी टाइम से मिलता रहे। थैंक यू।